गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट में जो पढ़ाया था उसमें कोई डाउट है तो पूछो। एनी डाउट्स इन द लास्ट क्लास? कोई डाउट है लास्ट लेक्चर का? रिप्लाई करो। एनी डाउट्स इन द लास्ट लेक्चर? होमवर्क में है, बताओ होमवर्क वाला डाउट बताओ क्या है। इन टेक्स्ट 1 का 3 क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सर ई बाय एम रेशियो सेम ही होता है सबका? नहीं बेटा, ई बाय एम रेशियो सेम कैसे होता है? हर पार्टिकल का ई बाय एम रेशियो डिफरेंट होता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द पार्टिकल। रुको देखते हैं अपन क्या क्वेश्चन है एग्जैक्टली। तुम्हारा मॉड्यूल तो यार ढूंढना मुश्किल होगा। मुझे क्वेश्चन भेजो ना, उस पे फोटो खींचे जल्दी से। व्हाट्सएप पे भेजोगे क्वेश्चन मुझे फोटो खींच के? क्वेश्चन भेज दो मुझे सब लोग जल्दी से। इलस्ट्रेशन 5 फोटो भेज देना मुझे, भेजेगा जल्दी से। हाँ, मॉड्यूल नहीं है अभी मेरे पास। अपनी क्लास 8th को हुई थी क्या? कब हुई थी लास्ट क्लास अपनी? 8 सितंबर। कैमरा ऑन कर दिया मैंने। खुश हैप्पी? लग रहा आया क्वेश्चन मेरे पास। ये तो पीडीएफ फुल होगा पूरा। एटॉमिक लास्ट क्लास में यहीं तक कराया था, रिप्लाई करो जरा देख के। लास्ट क्लास में यहीं तक कराया था? कहाँ तक पढ़ा दिया था? रिप्लाई करो बेटा। अच्छा लाइन स्पेक्ट्रम, अच्छा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कर रहे थे। ओके ओके ओके। अच्छा हाँ, तुम्हारा शायद गूगल ड्राइव पे अपलोड किया था मैंने। ग्रेविटी एटॉमिक स्ट्रक्चर सही कहा। अच्छा तुम्हारी जो पीडीएफ है मैं गूगल ड्राइव पे ही अपलोड करता हूँ, ठीक है? तो गूगल ड्राइव पे आराम से एक्सेस कर सकते हो। ड्राइव का लिंक मैं आज भेज दूंगा, ठीक है? अभी होता है ना कि थोड़ा सा डिले हो जाता है कई बार भेजने में।
तो वो चीज नहीं होगी, ठीक है। क्रिश ने भेजा मुझे क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है क्रिश? नंबर बोल, क्वेश्चन नंबर। क्रिश क्वेश्चन नंबर बोलो। वन सेकेंड। हाँ देखते हैं। क्रिश क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द रेशियो ऑफ ई बाई एम ऑफ ए इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल इज। तो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है साक्षी बताओ, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? साक्षी। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ये क्यू है फॉर इलेक्ट्रॉन। मास कितना होता है? 9 इंटू 10⁻31 kg होता है ना। अल्फा पार्टिकल के लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए जो चार्ज होता है वो होता है टू टाइम्स। अल्फा पार्टिकल होता है He++। हीलियम का न्यूक्लियस होता है, दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, है ना। तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा? ये जगह 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्योंकि चाहे प्लस चार्ज हो चाहे माइनस चार्ज हो, वैल्यू तो सेम होती है। ये सुनो, इसका मास कितना होता है? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल बोलो बच्चे, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होगा? हीलियम होता है 2He4 होता है। इसका मतलब इसमें दो प्रोटॉन्स हैं और दो न्यूट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो जो प्रोटॉन का मास है वही न्यूट्रॉन का मास होता है। कितना होता है लगभग? ये होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। इसका 4 टाइम्स कर दो। क्लियर है? रिप्लाई करो क्रिश, समझ आया बेटा? रिप्लाई करो। अब Q बाई ई एम यहाँ पे निकाल लो। क्या होता है? E बाई एम निकालना, E बाई मतलब Q बाई एम निकालना है। तो Q E बाई एम कितना हो जाएगा, है ना। इस चार्ज को मैं E लिख देता हूँ, E अपॉन 9 इंटू 10⁻31। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? Q अल्फा बाई एम अल्फा। ये हो जाएगा कितना? 2E डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻27। दोनों को डिवाइड कर लो। QE अपॉन ME ये हो जाएगा E अपॉन 9 इंटू 10⁻31 इंटू ऊपर हो जाएगा 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाई 2E। E से ही काट दो, काट सकते हैं। और 2 2 जा 4 चला गया। कितना आ गया ये जगह 3.2 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻31। ठीक है, तो इसको ऊपर ले जाओ, कितना आ जाएगा? 4 बोलो, 27 और 4 31 4, तो जगह 32,000 डिवाइडेड बाई 9 आ रहा है। कितना आ जाएगा ये बोलो? 32,000 डिवाइडेड बाई 9। इसके लिए 3555 आ रही है लगभग, 3555.6 ये आ रहा है आंसर। आ जाएगा? बोलो बच्चे।
क्लियर सभी को? तो ये क्यू बाई एम का रेशियो आ गया। और किसने भेजा मुझे क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है क्रिश तेरा इस पेज पे? बता क्रिश, अगला किसने भेजा है? साक्षी ने भेजा, साक्षी सतपुते। साक्षी ने भेजा है द मास टू चार्ज रेशियो फॉर ए यूनिपॉजिटिव कैटायन इज दिस मच, व्हाट इज द मास ऑफ दिस एटम? बहुत इजी बेटा, देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो सब बच्चे, ये साक्षी ने भेजा है। साक्षी वाला क्वेश्चन आप पेश कर दे रहा हूं मैं, पता नहीं कहां से भेजा है इसने, मॉड्यूल का ही है। साक्षी मॉड्यूल से ही है क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर बताओ, क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 8। चलो देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 है सेम पेज का। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है द मास टू चार्ज रेशियो m बाई ई। m बाई ई जो दिया है, m बाई क्यू लिख लो ज्यादा चलेगा, है ना? ई हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के लिए यूज करते हैं। m बाई क्यू फॉर ए यूनिपॉजिटिव कैटायन। यूनिपॉजिटिव कैटायन का मतलब है A प्लस टाइप का कैटायन है, ठीक है। The mass to charge ratio for a unipositive cation is 1.5 into 10 की पावर -8 किलोग्राम्स पर कूलम है, ये दिया है, ठीक है। व्हाट इज द मास ऑफ दिस एटम? ठीक है, तो चार्ज कितना है? यूनिपॉजिटिव मतलब एक चार्ज है, क्योंकि वो लोग कितनी दे दी, क्योंकि वो हो जाएगी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स। ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर -8, तो m कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर -8 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। कितना आ जाएगा ये बोलो? 2.40 10 की पावर -27 kg आ रहा है, ये आंसर है। अब समझ आया? रिप्लाई करो। सब बच्चे पब्लिकली चैट लिखो, समझ में आ रहा है ना? सब बच्चे पब्लिकली चैट लिखो, प्राइवेट चैट मत लिखो, है ना? नहीं तो अच्छा नहीं होगा। श्रेयस नाराज हो रहा है, मतलब ऐसे कैसे चलेगा? आप लोग प्राइवेटली चैट लिखते हो, तो जिसको भी लिखना है पब्लिकली चैट लिखो, ठीक है। आंसर कुछ और दिया है? आंसर क्या दिया है? आंसर सी दिया है। अच्छा, हाँ आंसर सी दिया होगा, क्योंकि ये केजी में है, केजी में आया है, क्योंकि हमारा जो ऊपर क्यू बाई एम का रेशियो था वो किलोग्राम पर कूलम में था, तुम्हें ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 2.40 10 की पावर -27 इंटू 1000 कर दो, ग्राम हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 2.40 10 की पावर -24 ग्राम, ठीक है। तो आंसर इसका सी ही हो जाएगा, ठीक है। आंसर मेरा केजी में आया था ना, हमें आंसर ग्राम में रिपोर्ट करना है, ठीक है। इतना क्लियर है? और किसने पूछा था चैट लिख के? 2.5 पेज नंबर पे। अच्छा 2.4 भी बताना है, 2.4 देख लेते हैं। 2.4, अच्छा। और किसने डाउट भेजा है मुझे? एक मिनट, साक्षी का हो गया, और किसने डाउट भेजा है? तो नाम भी नहीं लिखता इसने, बस फोटो लगा रखा है स्लीपिंग वाला। अपना नाम तो बता दो, कौन है ये? अनिकेत, इलिस्ट्रेशन 5, ठीक है। देखो इलस्ट्रेशन 5 क्या पूछा है इसमें, देखो। द मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट ऑपरेटिंग एट 600 वॉट, है ना? वॉट का मतलब होता है पावर की यूनिट है ना? वॉट जो होता है वो जूल पर सेकंड होता है। क्या होता है बेटा? वॉट जो होता है वो जूल पर सेकंड होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। एमिट्स 2 इंटू 10 की पावर 22 फोटॉन्स। नंबर ऑफ फोटॉन्स दे रखा है, नंबर ऑफ फोटोन दिया है कितना? 2 इंटू 10 की पावर 22,
ठीक है, पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो तुम्हें ये बताना है कि ये जो एनर्जी आ रही है, एनर्जी कितनी आ रही है? एनर्जी आ रही है 600 वॉट। तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी? ये हो जाएगी 600 जूल पर सेकेंड, हो जाएगी। इसी एनर्जी को NHC बाई लैम्डा लिख दो, आंसर आ गया। ये सुनो, एक सेकंड में एनर्जी आ रही है, एक सेकंड में फोटॉन्स दे रखे हैं कि एक सेकंड में कितने फोटॉन्स निकल रहे हैं। तो E हो जाएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स इज N, दैट इज 2 into 10 की पावर 22, H is 6.6 into 10 की पावर 34 इंटू C है 3 into 10 की पावर 8 डिवाइड बाय लैम्डा। लैम्डा कितना है? लैम्डा बताना है। ठीक है, कर पाएंगे? लैम्डा कितना हो जाएगा? लैम्डा हो जाएगा, E को नीचे भेज दो, 2 into 10 की पावर को एक साथ लिख लो, 2208 कितना हो जाएगा? 30, 334 कितना हो जाएगा? -4 इंटू 6.6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय, अपने को एनर्जी दी है 600। ठीक है, तो 600 टाइम चला जाएगा, ये हो जाएगा 1.1। कितना जाएगा बोलो बच्चे? 3 दूनी 6, 6 कम 6, 6.6 इंटू 10 की पावर -4 और 2 6 मीटर। ये आंसर आ रहा है। कौन सा ऑप्शन सही है फिर? ऑप्शन दिए ही नहीं इसमें, है ना। क्लियर है? से बच्चों को रिप्लाई करो, किसने पूछा था ये? अनिकेत क्लियर है? इंटेक्स 1 का 5th और 6th भी करना है। अच्छा जी, देखो बाकी लोग डाउट नहीं पूछ रहे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए क्या? बोलो। चलो आज तुम्हारा होमवर्क है यही, इंटेक्स 1 करना है, इंटेक्स 1 और 2 पूरा हो जाएगा तुमसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अगले टेस्ट में आने वाला है एटॉमिक, है ना। अगले टेस्ट में एटॉमिक आने वाला है ना। ठीक है, फिर क्वेश्चंस करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? The fraction of volume occupied by the nucleus with respect to total volume of atom is the order of। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए, हाँ, SY सर बोल तो रहे थे, तुम लोग जब बुलाओगे ना तब मैं आ जाऊंगा, कोई पेन नहीं है मुझे, है ना। अब तो गाड़ी भी ले ली मैंने नेक्सॉन। ठीक है, जब बोलोगे ना 4 घंटे में पहुंच जाऊंगा, पुणे से 5 घंटे मैक्सिमम। बीच में खाना भी तो खाना पड़ेगा। पार्टी पार्टी ले लेना यार, ऐसा क्या है। ठीक है, इधर देखो बोर्ड पे। इसमें किसी भी एटम में दो चीजें होती, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस की रेडियस को मैं RN बोल दे रहा हूँ, ये RN है। एटम की रेडियस को मैं RA बोल दे रहा हूँ। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है जनरली हम 10⁻⁻15 मीटर लेते हैं, इसको हम एक फर्मी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्मी। रेडियस ऑफ एटम जो होती है वो 10⁻10 के ऑर्डर की होती है। ठीक है, जिसको हम 1 एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो लिखा है इसको हम 1 फर्मी बोलते हैं, और ये जो लिखा है इसको बोलते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय न्यूक्लियस विद रिस्पेक्ट टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम। तो वॉल्यूम क्या होता है बेटा? स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ होता है। तो बोल सकता हूँ कि वॉल्यूम जो है प्रोपोर्शनल टू R³ है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एटम, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का क्यूब अपॉन रेडियस ऑफ एटम का क्यूब। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितनी है? 10⁻⁻15 का क्यूब अपॉन 10⁻⁻10 का क्यूब। कितना आ जाएगा ये? 10⁻⁻45 अपॉन 10⁻⁻30। 10 की पावर कितना आ जा रहा है? -15 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन दिया है इन्होंने? 5th में ये दिया है, 5th में ये आंसर दिया है। ठीक है, समझ आया बच्चों को? जल्दी से बताओ। मैंने लिए डीजल गाड़ी, है ना। अब तुम बोलोगे सर आप पोल्यूशन कर रहे हो, इलेक्ट्रिक बहुत महंगी थी यार, है ना। लिख लिया सब बच्चों ने? रिप्लाई करो। लिख लिया सब बच्चों ने? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा बोला है तूने 5th के बाद? 6th। 6th देख लेते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। 6th क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्या कह रहा है सिक्स क्वेश्चन देखो। सिक्स क्वेश्चन कह रहा है कि द अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ निकल इज। ओके, कैसे निकालेंगे साइज बताओ। अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ निकल इज। निकल है 28, ऊपर कितना है 64। चलो मैं इसको देखता हूँ, तब तक एक क्वेश्चन करो तुम लोग, एक क्वेश्चन करो तब तक मैं देखता हूँ उसको कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन दिया है मैंने तुम्हें। इफ ठीक है, एक फोटोन गिर रहा है एक क्रोकोडाइल की आंख के ऊपर, तो उससे होता क्या है, आंख से दो फोटोन निकलते हैं लैम्डा ऑफ 5 लैम्डा के। आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये बताना है आपको। जल्दी से बताओ। तो तुम्हें ये क्वेश्चन देखता हूँ कैसे करना चाहिए। ठीक है, सॉल्व करेंगे जल्दी से। हाँ इंटेक्स टू फॉर्मूला, हाँ मुझे पता है फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला में देखता हूँ कि कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं अपन। ठीक है, याद नहीं आ रहा मुझे। ये क्वेश्चन सॉल्व करो फिर मैं बताता हूँ तुम्हारा वाला क्वेश्चन। एक्चुअली जो निकल है इस पे बोर्स मॉडल तो नहीं लगेगा, ये तो पता है ना सभी को। जो अपना निकल है इसमें बोर्स मॉडल नहीं लगेगा, राइट? लग जाएगा। क्योंकि बोर्स मॉडल में, हाँ बोर्स मॉडल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही होना चाहिए, ऐसा रूल है ना। हमने जो ड्रॉबैक लिखा था तो ये लिखा था ना कि बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स। सब लोग आंसर बताओ, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है जल्दी से। हाँ ये फॉर्मूला लगाएंगे अपन, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, है ना। आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, जहाँ पे ए क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, और आर नॉट की वैल्यू होती है 1.3। लिख लो बेटा ये वाला फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू 1.3 ए नॉट ए की पावर 1/3, है ना। इसमें फॉर्मूला लाएंगे हम लोग, आर इज इक्वल टू 1.3
ए की पावर 1/3, जहाँ पे ए क्या है, ए जो है वो मास नंबर है, ठीक है। तो रेडियस निकालनी है, 1.3 ले लो, 64 की पावर 1/3 कर लो, ठीक है। कितना जाएगा, ये जाएगा 1.3 इंटू 4, है ना, तो कितना जाएगा 5.2, है ना। ये आंसर फर्मी में आता है हमारा, इसमें आता है, ये फर्मी में आता है। ये फॉर्मूला याद रखना, पूछा नहीं जाता, कभी नहीं पूछा जाएगा, है ना, टेंशन मत लो। ये गिवन है पेज नंबर 2.4 पे, ठीक है, मॉडल में गिवन है, ओके। ये फॉर्मूला याद कर लो, ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे निकाले हुए फॉर्मूले हैं, ठीक है। कृष्ण ने आंसर बताया 4266 और 21300। अच्छा, चलो देखते हैं, है ना। ये फॉर्मूला याद कर लो, कभी पूछेंगे नहीं आपसे, टेंशन मत लो, ठीक है, फालतू का ही क्वेश्चन है। कोई लॉजिक नहीं लग रहा ना उसमें, लग रहा है लॉजिक, सीधे फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद कर लो, आंसर बता दो, ठीक है। तो उसका आंसर कैसे करेंगे, मुझे बता, क्रोकोडाइल है, ठीक है, क्रोकोडाइल के बड़े बड़े दांत हैं, ठीक है, इसकी बड़ी सी आंख है, ठीक है। तो इसमें एक वेवलेंथ गिर रही है लैम्डा, ऐसा क्वेश्चन कराया था शायद मुझे, पहले मैंने मछली की आंख ली थी, है ना, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कराया था। तो आई पे एक वेवलेंथ गिर रही है ना, और दो वेवलेंथ यहाँ से निकल रही हैं, तो सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन करा देते हैं हम लोग। इंसिडेंट एनर्जी बराबर होगी E1 प्लस E2 के, तो लिख देते हैं EI इज इक्वल टू E1 प्लस E2। EI कितना है, EI है हमारा HC बाय लैम्डा, तो जगह HC अपॉन 3555 इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा लिख लो, प्लस HC अपॉन 5 लैम्डा लिख दो, HC से HC कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा, यहाँ से जाएगा 1/3555 इज इक्वल टू 5 लैम्डा, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 1, ये हो जाएगा ना, 5 प्लस 1 मतलब 6, तो लैम्डा कितना आ जाएगा, 6 × 3555 डिवाइडेड बाई 6 × 3555 डिवाइडेड बाई 5, ये आ रहा है 4266, है ना, एंगस्ट्रॉम। आया सभी का, हम्म, चलो सही है, ठीक है। फिर तो सारे क्वेश्चन हो गए तुम्हारे इन टेक्स्ट के, बोलो बच्चों, रिप्लाई करो। अरे लाइन स्पेक्ट्रम ही पढ़ाने वाला हूँ मैं, है ना। अब बच्चों ने डाउट पूछ लिया, डाउट नहीं बताता बोलते बच्चे, डाउट नहीं बताते। कुछ बच्चे को यही बोलते सर को आता ही नहीं होगा शायद, इसलिए नहीं बता रहे। चलो लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं क्या है, ठीक है। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था वैसे, कैटेगराइजेशन लिख दिया था ना, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, अच्छा, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में दो स्पेक्ट्रम थे, लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम, वो हमें पढ़ने हैं। फिर अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखना है, तो लिखो फिर, B1 इज लाइन स्पेक्ट्रम, हिंट डालो। इसके बाद B1 है हमारा लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो लाइन स्पेक्ट्रम जैसा कि नाम से पता लग रहा है, नहीं क्रोकोडाइल ड्रॉ नहीं करना है। अच्छा, क्रिश करें, इंडेक्स 2 में भी डाउट्स हैं, थोड़ा पढ़ा लेते हैं, फिर इंडेक्स 2 के डाउट्स कर लेते हैं। यस यस, अभी कर लें, क्या चाहते हो तुम लोग, जैसा पब्लिक बताए वैसा, मतलब डेमोक्रेसी है, पब्लिक की चलेगी, अभी करना है, चलो अभी अभी कर लेते हैं। ये कुछ लोग क्वेश्चन से बहुत डरते हैं, पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आता मुझे। क्वेश्चन ही आएंगे, जेई में थ्योरी नहीं पूछेगा, कहानी नहीं पूछेगा आपसे, है ना। हाँ भेजो, जल्दी से भेजो। और किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, साक्षी ने भेजा।
चलो ठीक है, देखते हैं क्वेश्चंस। हाँ, इन टेक्स्ट 2 के क्वेश्चन देखो। इन टेक्स्ट 2 में थर्ड क्वेश्चन देखो, पढ़ो क्या कह रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर इज जस्ट सफिशिएंट टू आयनाइज सोडियम एटम, ठीक है। देन द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलोजूल्स पर मोल इज, है ना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 6 भी करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर, सोडियम एटम है, ठीक है। खुश था, अपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ जिंदगी जी रहा था। इतने में क्या हुआ? कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा सोडियम का? सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन है, नहीं भी आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 8 1, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां बना दो, ये अपना न्यूक्लियस है, यहाँ पे 8 बना दो। 3 4 5 6 7 8 और एक यहाँ बना दो, ठीक है। अभी कह रहे हैं कि इस पे एक रेडिएशन गिरा, जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है इस पे एक रेडिएशन गिरा। उस रेडिएशन ने क्या किया? इसको आयनाइज कर दिया, भगा दिया यहाँ से। तो कितना रेडिएशन गिरा था? 242 नैनोमीटर, लैम्डा दे रखा है, ठीक है। अब उन्होंने पूछा कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलोजूल पर मोल बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। तो एक सिंगल एटम को आयनाइज करने, सिंगल इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करने के लिए एनर्जी कितनी लगेगी? एनर्जी लगेगी hc बाय लैम्डा, ये सुनो। तो वैल्यू डाल दो, h हो जाएगा 6.6, 10⁻⁻34। c कितना है? 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय लैम्डा कितना दिया है? 242 इंटू 10⁻⁹ मीटर्स। ये जूल्स में आ जाएगा, आ जाएगा। ये ये जो एनर्जी आ रही है किसके लिए है? ये है एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज सिंगल इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। ये क्या है? दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये क्लियर है? ओके शामली, फोर्थ भी बताता हूं मैं, ठीक है बेटा। समझ आया ना? कितना वैल्यू आएगा इसका, जल्दी से बताओ मुझे वैल्यू। देखो 34 और नीचे 9 8 17, 17 जाएगा ना। 9 और 8 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 17 17 34, मतलब 10⁻17 बचा। 6.6 इंटू 3 अपॉन 242 इंटू 10⁻17 बच गया। सॉल्व कर लो और थोड़ा सा, कितना आ जाएगा ये? ये लगभग 0.081 के आसपास आ रहा है। 0.0818 इंटू 10⁻17 जूल्स। ऐसे ही रहने दो इसको, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो। और मुझे बताना क्या है? मुझे पर मोल में बताना है। तो अगर एक एक इलेक्ट्रॉन के लिए इतना लग रहा है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना लगेगा? या ऐसा कह लो 1 मोल सोडियम के लिए कितना लगेगा, है ना। तो आप लिखो एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज, एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज 1 मोल सोडियम एटम्स। 1 मोल में कितने एटम्स होंगे? एवोगाड्रो नंबर के बराबर, राइट। एटॉमिक मैंने पढ़ाया बच्चों को, सॉरी मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है। तो सिंपली एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, इसको किलोजूल में कन्वर्ट कर लो। ये था 0.0818 इंटू 10⁻17 और 3 20 किलो जूल्स हो जाएगा। 1000 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो ये हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 0.0818 इंटू 10⁻⁻20। ये आ जाएगा किलो जूल्स पर मोल में आ जाएगा। समझ आ गया ना सबको? 1 मोल के लिए मैंने क्या किया? एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या ये बात हजम हो रही है बच्चों को? रिप्लाई तो कर दो। ये आएगा 0.4924 इंटू 10⁻³ किलो जूल्स पर मोल, लगभग 492.4 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन सही है देखो बच्चों, कौन सा ऑप्शन सही है? 494 ए ऑप्शन सही है फिर थर्ड में। यो, यस और नो, बोलो बेटे। ये ऑप्शन सही है ना? लिख लो जल्दी से, कोई डाउट है तो पूछो। सिंपली आपसे ये पूछा था एक एटम के लिए एनर्जी कितनी चाहिए? इतनी, hc बाय लैम्डा। तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम्स के लिए कितनी चाहिए? सिंपली क्या करोगे आप?
एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस और नो? ये वैसे ही क्वेश्चन है कि एक चॉकलेट 5 रुपए की आती है, तो बताओ 10,000 चॉकलेट कितने की आएंगी? वैसा क्वेश्चन है ना, 6th क्लास वाला क्वेश्चन है ये। सब बच्चों को समझ आया ना? अब किसी को डाउट है तो उसके लिए मैं ऐसे भी लिखने को तैयार हूं। क्या लिखूंगा मैं? 1 मोल ऑफ सोडियम मीन्स 6.02 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम्स। ये हमने किसी जमाने में पढ़ा था, है ना? लिख लो बेटा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन तो बढ़िया है बहुत, है ना? डन। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, है ना? सब बच्चों ने लिख लिया? डन डना डन लिख के भेज दो। डन डना डन लिख के भेज दो। चलो सही है। 4th क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला है अ बल्ब ऑफ 40 वॉट इज प्रोड्यूसिंग अ लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस मच विद 80% एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब जैसे कहीं पे लिखा हो 80% एफिशिएंसी। 80% एफिशिएंसी का मतलब है कि जो भी अमाउंट मिलना चाहिए आपको उसका बस 80% ही मिल रहा है। तो जैसे क्या बोला इन्होंने, इन्होंने कहा 40 वॉट का बल्ब है और जो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ये बल्ब जो है, एक बल्ब है, बल्ब की कंपनी का नाम है सूर्या बल्ब, है ना? सूर्या बल्ब है, टंगस्टन फिलामेंट लगा हुआ है। यहाँ से जो एनर्जी निकल रही कितनी है? ये 40 जूल्स पर सेकेंड। यही है? ये सुनो। अच्छा, एफिशिएंसी कितनी? 80% है। इसका मतलब हमें जो एनर्जी मिलेगी वो कितनी हो जाएगी? वो जाएगी 40 का 80%। समझे या नहीं? अगर बल्ब की एफिशिएंसी 80% है, इसका मतलब हमें जो एनर्जी मिलेगी वो 40 जूल का 80% ही मिलेगी, बाकी सब वेस्ट हो जाएगी हीट के फॉर्म में। इज इट क्लियर? कितना आ जाएगा ये? 2 जीरो कट गए, ये आ गया 32 जूल्स आ गया, जूल्स पर सेकेंड। क्या कहते हैं? वेवलेंथ दे रखी है, देन द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय द बल्ब इन 20 सेकेंड्स आर। ठीक है, तो ये 1 सेकंड में मिल रही है, तो यहाँ पे लिख दो एनर्जी रिलीज्ड इन 20 सेकेंड्स। एनर्जी रिलीज्ड इन 20 सेकेंड्स। क्या करोगे आप बताओ? 20 से 32 को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड कर दें? 20 से 32 को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड कर दें? क्या बोलते हो आप लोग? मल्टीप्लाई कर दें? ओके, आप कह रहे हो तो सही कह रहे होगे, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 640 जूल्स आ गया। ठीक है, अब ये जो 640 जूल्स आया, ये टोटल एनर्जी आ गई है ना? ये टोटल एनर्जी आ गई। इस टोटल एनर्जी को लिख दो NHC बाई लैम्डा। NHC बाई लैम्डा। सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। ठीक है, इन्होंने कुछ कुछ हेल्प की है हमारी। क्या हेल्प की है? HC की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, है ना? तो हमें बताना क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स बताने हैं। ठीक है, तो लिख लो, ये हो जाएगा। देखो देखो, हम चाहे तो अपने मन से कर सकते हैं, इनका कुछ भी यूज ना करें, बट हम इनका यूज भी कर सकते हैं। तो ये जो एनर्जी होगी ये हो जाएगी 640 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये क्या हो जाएगा? ईवी हो जाएगा। एन को एन रहने दो। HC की दी है 12400, 12400। ठीक है, अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉम में कितना दिया है मुझे? 620 नैनोमीटर दिया है ना? तो 620 नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर दो। मुझे पता है 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर, यही होता है ना?
इसको लिख दो 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻1 मीटर, है ना, 1 एंगस्ट्रॉम। 10⁻⁹ को क्या लिख दो, 10⁻⁹ मीटर को लिख दो आप लोग नैनोमीटर, तो 1 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा 0.1 नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6200 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 लैम्डा दिया था कितना, 620 नैनोमीटर। ये 6200 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, क्योंकि नैनोमीटर से एंगस्ट्रॉम में गया तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉल्व कर लो, आंसर n आ जाएगा यहां से, ठीक है। सॉल्व करेंगे, जल्दी सॉल्व करो। तो सीधे सीधे कट रहा है, 2 0 2 0 काट दो, पूरा 2 टाइम्स कट रहा है। n हो जाएगा हमारा 640 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.6, ये हो जाएगा। पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 200 आ रहा है। तो 2 इंटू 10⁻21 आ रहा है, ये आंसर है। डी ऑप्शन सही है। बोलो बच्चों, क्लियर है, लिख लो। जो यहाँ पे मुश्किल पार्ट था ना, वो एफिशिएंसी वाला ही पार्ट था, कि एफिशिएंसी 80% है, उसका यूज कैसे कर लें। तो एफिशिएंसी 80% का मतलब है कि जो 40 जूल एनर्जी आ रही है, उसका सिर्फ हमें 80% ही लाइट के फॉर्म में मिलेगा, बाकी सब हीट के फॉर्म में वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है बेटा। हम लोग कोल पावर प्लांट चलाते हैं, तुम्हें पता है इंडिया की 70 to 80% बिजली कैसे आती है, कोल पावर प्लांट से। तो बता सकता है कि कितनी एफिशिएंसी से काम करते हैं ये कोल पावर प्लांट्स। अगर हमने कोयला बर्न किया, है ना, कोल बर्न किया, और मान लेते हैं कि इसमें 100 जूल हीट निकली है, तो कितने जूल जो है हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है इससे, गैस करो। एक ब्लाइंड गैस, ब्लाइंड गैस, इसलिए तेजस का गैस सही है लगभग 20% के आसपास, 20 से 25%, है ना, ये एफिशिएंसी होती है। तो बाकी जो 75% है वो वेस्ट हो रहा है, किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। समझ में आ रहा है ना, 75% वेस्ट हो जाता है। ये 25% हमारे घरों तक पहुंचता है। अमेरिका जैसे कंट्रीज में, अमेरिका या जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पे एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, इसका नाम होता है सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको हम, सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इनके जो कोल पावर प्लांट्स होते हैं वो कुछ 40 to 45% एफिशिएंसी पे काम करते हैं, है ना। ये भी बहुत कम है, आधी एफिशिएंसी भी नहीं है, 50% भी नहीं है, ठीक है। बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, ठीक है, बहुत सारी एनर्जी वेस्ट है। अच्छा, कोई ऐसी मशीन है जो बहुत अच्छी एफिशिएंसी पे काम करे। एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल, पता नहीं नाम सुना या नहीं सुना है, किसने सुना है हाइड्रोजन फ्यूल सेल, नाम सुना है बच्चों ने, नहीं सुना है। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल होता है जिसकी एफिशिएंसी लगभग 75% से 95% तक होती है। ये वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट एनर्जी सोर्सेज में से आता है, मतलब एनर्जी जनरेटर्स में आता है, ठीक है। फ्यूल सेल होता क्या है, एक नॉर्मल सेल होता है जिसमें रिएक्शन होती है, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स यू H2O, और हमें मिलती है करंट। क्या मिलता है हमें, हमें करंट मिलती है इससे, ठीक है। तो जो बहुत हाई एंड कार्स होती हैं, स्पेशली जो टोयोटा कंपनी है, उसने कई सारी कार्स बनाई है जो हाइड्रोजन फ्यूल से चलती हैं, ठीक है। हाँ ध्रुव सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है ध्रुव, हाइड्रोजन को स्टोर करना मुश्किल होता है। तो तुम्हें अगर याद हो, 4 से 5 साल पहले हमारी 2 सबमरीन्स में बड़े बड़े ब्लास्ट हुए थे, है ना, ऑन द कोस्ट ऑफ विजयवाड़ा, किसी को याद है, इंडिया की 2 सबमरीन्स में बड़े बड़े ब्लास्ट हुए थे, इंडिया के कोस्ट, विजयवाड़ा या फिर वहीं काकीनाडा के आसपास, है ना। तो वो जो सबमरीन में ब्लास्ट हुए थे वो हाइड्रोजन की वजह से ही हुए थे, थोड़ी सी लापरवाही और बूम। समझ में आ रहा है ना, उसमें कई सारे अपने सेलर्स, अपने सैनिक की डेथ हो गई, है ना, अपने सैनिक शहीद हो गए उसमें। तो बहुत ही डेंजरस है हाइड्रोजन, ठीक है। बट अगर आपने सही सिलेंडर बनाया, सही स्टोरेज बनाया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बेटा। ये मुझे नाम नहीं याद है, शायद INS सिंधु रक्षक ही था जो तू बता रहा है ना, ओंकार। तू सही कह रहा है बेटा, बट मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी।
एक मिनट जस्ट कंफर्म ही कर लेते हैं। तो अभी क्या हुआ था वो ये जो दोनों सबमरीन्स हैं ये रिफर्बिश होके आए थे वहां से, रशिया से, है ना। तो रिफर्बिश होने के 3-4 महीने बाद ही ब्लास्ट हो गया, मतलब उन्होंने कुछ किया नहीं, ऐसे ही फालतू के पैसे से खा लिए। इसमें एक्सप्लोजन एंड सिंकिंग, अच्छा 2013 में हुआ था ये। ओके 2013 में, ये पुराना एक्सीडेंट है। इसके इसके पहले का भी कोई था क्या? मतलब मुझे याद आ रहा है 4-5 साल पहले की बात है कि कुछ तो कोस्ट कोस्ट में ये डॉग थी, है ना, उस समय एक्सीडेंट हुआ था। हाँ ठीक है। तो वो जो एक्सीडेंट था बेटा उसका कारण हाइड्रोजन लीकेज ही था, ठीक है। अच्छा फिर क्वेश्चन ये आता है, सर व्हाई आर वी यूजिंग फ्यूल सेल इन सबमरीन, क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि जो पानी बनता है ये पानी यूज कर लेते हैं पीने के लिए। अब थोड़ा मोड़ा पानी नहीं, बहुत सारा पानी बनता है, तो उसको पीने में यूज कर सकते हैं। इवन इसको जो एस्ट्रोनॉट है ना वो स्पेस में भी ले जाते हैं। कहाँ यूज होता है ये? यूज्ड इन स्पेसशिप्स, स्पेसशिप्स में यूज होता है, स्पेस स्टेशन में यूज होता है ना, और सबमरीन्स में भी यूज होता है, और आने वाले फ्यूचर में कार्स में भी यूज होगा। तो जब अपना क्रिश जो है कार खरीदेगा तो उसको साथ में हाइड्रोजन सेल वाली कार मिलेगी, ठीक है। हाइड्रोजन ब्लास्ट कैसे हो सकती है? हाइड्रोजन बहुत अच्छा फ्यूल है, जल जाता है बिल्कुल पेट्रोल डीजल की तरह, है ना। नहीं नहीं, हाइड्रोजन बॉम्ब अलग चीज है भाई, हाइड्रोजन बॉम्ब में मत जाओ, ठीक है। बॉम्ब में तो फ्यूजन रिएक्शन होती है, बट हाइड्रोजन क्या फ्यूल फ्यूल है ना, बर्न करता है, बहुत तेजी से बर्न करता है, ठीक है, बहुत जल्दी एक्सप्लोड करता है। अरे जैसे पेट्रोल डीजल में माचिस लगाओगे तो क्या होगा, आग लगेगी। हाइड्रोजन और का ऑटो इग्निशन भी कई बार हो जाता है अगर टेम्परेचर हाई हो, है ना। यस, टेम्परेचर हाई हो तो हाइड्रोजन ना ऑटो इग्निशन भी हो जाता है कई बार, ठीक है, इसलिए डेंजरस है। हल्की गैस है, नीचे ही रहती है। समझ में आया सभी को? सॉरी, हल्की हल्की है तो नीचे तो नहीं रहेगी, ऊपर उड़ जाएगी, बट एक्सप्लोसिव है बहुत ज्यादा, ये प्रॉब्लम है। तो रिफाइनरी, हाँ हमारे, क्या लिखा है हमारे डीओ में? अरे तुम्हारे डीओ में हेक्सेन होता है, हाइड्रोजन थोड़ी ना होता है। हाइड्रोजन देगा तो वो बॉम्ब बन जाएगा, समझा। हाइड्रोजन नहीं होता है, डीओ में हेक्सेन होती है ना। कई बार सीएफसी भी भर देते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। डीओ में मोस्टली हेक्सेन और ये डालते हैं, हेक्सेन पेंटेन ये गैसेस डालते हैं, ठीक है, हाई प्रेशर। अगर हमें कार में हाइड्रोजन यूज करनी है तो हमें बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का सिलेंडर बनाना पड़ेगा, है ना। मतलब थोड़ी भी लीकेज अलाउड नहीं है। ऊपर से मॉलिक्यूल बहुत छोटा है तो हमें वॉल्व वगैरह बहुत अच्छी क्वालिटी के लगाने ही पड़ेंगे, है ना। गलती से भी थोड़ा लीक हुआ तो भाई साहब धमाका, है ना, पटाखे जलेंगे गाड़ी के अंदर। और तुम्हें बता दूं सीएनजी से भी बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, मतलब इतना जल्दी नहीं होते, बट सीएनजी जो है वो भी बहुत बहुत सेफ तो नहीं है। अब तुमने लोकल मार्केट में सीएनजी लगवा ली, उसको पता ही नहीं वॉल्व कैसे लगाते हैं, गंदे से वॉल्व लगा दी उसने। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि हम कंपनी फिटेड सीएनजी किट ही लगवाएं। समझ में आ रहा है ना? जैसे पूना में क्या है, पूना में सीएनजी बहुत हो गई है, तो लोग ऐसे मार्केट में गए 15-20 हजार रुपए दिए, सीएनजी लगवा ली। अब जो फिट कर रहा है, उसको नॉलेज होनी चाहिए ना यार, वॉल्स की कैसे कैसे पाइपिंग करेंगे, है ना, कौन सा पाइप कहाँ जाएगा। हाँ सही है। और तुम लोग अच्छे से पढ़ो, रिजल्ट लाओ, है ना, तब हम ले पाएंगे फिर इलेक्ट्रिक कार, है ना। फिर हम सीधे टेस्ला की कार खरीद लेंगे। अब तुम रिजल्ट लाओगे नहीं तो काम कैसे चलेगा, ये बताओ। चलो बैक टू वर्क। फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फोर्थ का कौन सा कराना है? सिक्स कराना है? फिफ्थ हो गया? फिफ्थ क्वेश्चन हो गया बच्चों से? चलो सिक्स देखो। जब तुम अभी नासिक से रैंक 1 नहीं है, रैंक 1 जब आएगी ना तभी ले पाएंगे, फिर हम फिर सीधे हेलीकॉप्टर खरीद लेंगे, रैंक 1 आ गई तो, है ना। नासिक से अगर रैंक 1 आ गई ना तो ग्रेविटी वाले लोग हेलीकॉप्टर खरीद लेंगे, ठीक है, उसे चला करेंगे फिर, प्राइवेट जेट, यस। चलो तो सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। इन ए टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड द फॉलोइंग वेव पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड। अगर कोई रैंक 1 लाया ना तो एस वाई सर उसका बीटेक भी स्पॉन्सर कर देंगे, समझ लो। तुम सुन रहे हो मेरी बात? पूरा बीटेक की पढ़ाई स्पॉन्सर कर देंगे, हाँ सही में। इसमें पूछा इन टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड द फॉलोइंग वेव पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है। वेव पैटर्न दिख गया हमें। देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इन हर्ट्ज इज,
जो सामने दिख रहा है वो कितने टाइम में है, 2 सेकेंड्स में। तो टाइम 2 सेकेंड दिया है बच्चों को, ठीक है। क्या तुम नंबर ऑफ वेव्स काउंट कर सकते हो कितनी है इसमें? इसमें मुझे दिख रही है 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव। एक्चुअली 4 वेव बनी हुई है, अगर तुम्हें दिख रहा हो तो। एक ये वेव बनी, एक, फिर 2, 3 और फिर 4। 4 वेव्स हैं, ये समझ लो 4 वेवलेंथ्स हैं। तो यहां से यहां तक लैम्डा हो गया, दूसरा लैम्डा, तीसरा लैम्डा और ये चौथा लैम्डा। 4 लैम्डा हो गए, ठीक है। कितने लैम्डास हो गए? 4 लैम्डास हो गए। तो डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड है ना, हमें बताना क्या है? हमें बतानी है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इन हर्ट्ज। वेलोसिटी निकाल लो। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी हो जाएगी डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल की उन्होंने 4 लैम्डा अपॉन टाइम कितना दिया? 2 सेकेंड दिया है, तो ये आ जाएगी। बोलो, ये वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी या स्पीड, जो भी बोल लो, हम केमिस्ट्री के लोग हैं, स्पीड वेलोसिटी सेम मानते हैं। इसको लिख दो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। देख सकते हैं बेटा, ये हो जाएगा 4 लैम्डा/2 मीन्स 2 लैम्डा। फ्रीक्वेंसी को न्यू मान लो, लैम्डा को लैम्डा ही लिख दो। 2 लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया, तो न्यू कितना आ गया? 2 हर्ट्ज आ गया। यस और नो? क्लियर है सब बच्चों को? रिप्लाई करो। नासिक टॉपर नहीं, AIR 1 आनी चाहिए, है ना। और ऐसे इम्पॉसिबल तो नहीं है, तुम भी जानते हो, मतलब अपने यहाँ से रैंक्स आए तो हैं, मतलब 14 रैंक, है ना, 50 रैंक, ये सब रैंक्स आए हुए हैं। अपना कौन सा बच्चा अग्रवाल था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, अग्रवाल करके था ना, उसकी रैंक 14 थी ना। कोई बच्चा था ना अग्रवाल। ये जिस साल मैं पढ़ाने गया हूँ उसी साल की बात है, तो उसको हम लोगों ने फंक्शन में बुलाया था। अरे 14 रैंक आई है भाई नासिक से, AIR 14। बहुत ही अच्छे बच्चे हैं नासिक के, ऐसा कहा जाता है। पता नहीं तुम अपने आप को अच्छा समझते हो या नहीं समझते हो, आई डोंट नो। रजत राठी का था 37 रैंक था। नीट का AIR 6 है नासिक से, ओके। आ सकता है, अरे कहीं से भी आ सकता है भैया, गांव के बच्चे निकाल रहे रैंक्स आजकल तो। तुम तो सिटी वाले हो, इतनी सुविधाएं हैं, इंटरनेट है तुम्हारे पास। 6 क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन बताओ। 7 करना है, 7 देख लो। 7 क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, है ना। प्लैंक की क्वांटम थ्योरी के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? मैंने लिखाई थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। मैंने कहा था कि कोई भी सब्सटेंस जब एनर्जी रिलीज करता है तो वो कंटिन्यूअस रिलीज नहीं करता, है ना। डिस्क्रीट फॉर्म में, एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, रिमेंबर। whenever a body radiates energy, it is in the form of small energy packets known as quanta और photons, है ना। तो ये जो एमिशन है वो कंटिन्यूअस नहीं होता, वो डिसकंटिन्यूअस होता है। डिसकंटिन्यूअस मतलब डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, ठीक है। 7 देखो। which the following is not correct according to Planck's quantum theory? Energy is emitted or absorbed discontinuously, ठीक है। Energy of a quantum is directly proportional to its frequency, ठीक है। A photon is also a quantum of light, ठीक है। Energy less than a quantum can be emitted or absorbed, नहीं, गलत है ये, है ना। तो 7th का डी ऑप्शन गलत है, डी इज रॉन्ग। अगर लैम्डा फिक्स है, लैम्डा फिक्स है या फिर न्यू फिक्स है, इसका मतलब एनर्जी भी फिक्स्ड होगी, ठीक है। समझ आ रहा है? अगर न्यू और लैम्डा फिक्स है तो ई भी फिक्स होगा, इसलिए डी ऑप्शन गलत है। और कोई डाउट? रिप्लाई करो बच्चों। और कोई डाउट है? 10th देख लेते हैं, चलो।
अरे ये वही क्वेश्चन है आंख वाला, इसमें मगरमच्छ नहीं दिया बस। मतलब एक 10th क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि ए बॉडी एब्जॉर्ब्स एन ईएम वेव। कोई बॉडी है, बॉडी को फिर से मछली बना देते हैं, है ना। इस बार जो हमारी मछली है वो व्हेल मछली है। स्माइल करती हुई मछली है, ठीक है। इसमें लाइट कितनी गिर रही है, 500 नैनोमीटर गिर रही है, ठीक है। 500 नैनोमीटर गिरा दो, हो क्या रहा है, इफ द रिलीज ऑल द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय एमिटिंग टू वेवलेंथ्स वन ऑफ व्हिच इज 800 नैनोमीटर। यहाँ से दो वेवलेंथ निकल रहे हैं, एक वेवलेंथ है 800 नैनोमीटर, तो पूछा है दूसरी वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा इज क्वेश्चन मार्क। तो लिख दो ना आप लोग कि एच सी अपॉन 500 इज इक्वल टू एच सी अपॉन 800 प्लस एच सी अपॉन लैम्डा। एच सी कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 1/500 इज इक्वल टू 1/800 प्लस का 1/लैम्डा। माइनस कर लो, आंसर आ जाएगा। जल्दी से आंसर बताओ कितना आ रहा है, ठीक है। 300 आ रहा है, नहीं 300 नहीं आएगा। अबे तूने तो माइनस कर दिया, क्या क्या चाहता है तो 300 कहाँ से आ जाएगा। तो ऐसी मैथ्स तो मैंने आज तक पढ़ी नहीं वैसे 300 वाली। तो इसका कितना हो जाएगा, 1/लैम्डा इज इक्वल टू, इसका कितना हो जाएगा, 5×8 = 40। 4000 ले लूं एलसीएम, 4000 ले लो एलसीएम। तो 500 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा 8, और 800 से डिवाइड किया तो 5। तो लैम्डा कितना हो जाएगा, 4000/3 आ जाएगा। 133.33 नैनोमीटर ये आ जाएगा। अच्छा, वैसे देखो यार, तुम भी जानते हो कि अगर मेहनत करी जाए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ये तो मैं भी मानता हूँ, है ना, कि मेहनत करी जाए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर रैंक 1 आ गए तो वो मतलब तुम एक हिस्ट्री क्रिएट कर दोगे, ये समझ लो, है ना। अगर नहीं आया आज तक नासिक से, या टॉप 10 में ही ले आए तो हो जाएगा ना, मतलब नाम पूरा पूरे शहर में होर्डिंग लगे, नासिक रोड से ला के, है ना, देवलाली तक पूरे होर्डिंग्स लगे हुए हैं, सोचो। वो तुम्हें भी नहीं लगवाने, संग्राम सर खुद ही लगवा देंगे। फेमस हो जाओगे ना, सेलिब्रिटी बन जाओगे कम से कम 4-5 साल के लिए। नहीं, बोलो ये सब नहीं करेंगे सर हम। मतलब एक खुद को भी खुशी होती है ना यार, हमने अच्छा काम किया, कुछ अच्छा अचीव किया। तो वही है, खाओ खाओ पियो मस्त रहो पढ़ते रहो, बस यही काम करना है बस, बाकी सब तो मोह माया है। चलो अगला देखते हैं। अगला मेरे ख्याल से डाउट्स हो गए सारे, हम वापस लाइन स्पेक्ट्रम में जाते हैं। वरना कुछ लोग बोलेंगे सर पढ़ाई नहीं रहे, क्वेश्चन ही डिस्कस करते रहते हैं और फालतू के फंडे देते रहते हैं, ये कर लो वो कर लो, लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओ। इंटेक्स 3 करेंगे अपन अभी, बोलो। इंटेक्स 3 नहीं करा रहा मैं अभी, पहले मैं पढ़ाऊंगा, इंटेक्स 3 बाद में करेंगे, ठीक है। फोर्थ तो बता दिया ना इसका, हाँ फोर्थ बता दिया मैंने इसका, ठीक है। किसने भेजा था ये, जानवी ने भेजा। जानवी हो गया ना फोर्थ, जब अभी बताया था मैंने, बल्ब वाला क्वेश्चन। चलो आगे देखते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम क्या है वो देखो, B1 और B2 में लाइन और बैंड स्पेक्ट्रम देखने हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहीं पे डिस्कस कर लेता हूं दोनों एक साथ। B1 है हमारा लाइन स्पेक्ट्रम, और B2 है हमारा बैंड स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो जैसा कि पता लग रहा है लाइन स्पेक्ट्रम, जैसे देखो, जब भी स्पेक्ट्रम देखते हैं किसी स्क्रीन पे देखते हैं, है ना, जैसे आपने रेनबो देखा, तो रेनबो कहाँ पे दिख रहा है मुझे, रेनबो स्काई के स्क्रीन पे दिख रहा है ना। स्काई जो है वो एक स्क्रीन जैसा है, उसी में हमें रेनबो दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो हर स्पेक्ट्रम को हम एक स्क्रीन के ऊपर देखते हैं, वो टीवी का स्क्रीन भी हो सकता है, तुम्हारा एक नॉर्मल डिस्प्ले हो सकता है, ठीक है।
तो लाइन स्पेक्ट्रम कैसे दिखेगा, मान लो हमने एक स्क्रीन लिया, ठीक है, तो लाइन स्पेक्ट्रम में होता क्या है कि पूरा ये डार्क बैकग्राउंड है ना, डार्क बैकग्राउंड में किस कलर से ले लूं, ब्लैक कलर से ले लेता हूं फॉर दैट मैटर, ठीक है, मैंने पूरा ब्लैक बैकग्राउंड ले लिया, ठीक। अब इसमें कुछ ब्राइट लाइंस दिखाई पड़ेंगी मुझे, कैसे दिखाई पड़ेंगी, ब्राइट लाइंस, जैसे कि मुझे एक ऑरेंज दिख गया, ठीक है, ऑरेंज के साथ एक येलो दिख गया, ठीक है, येलो के साथ एक ब्लू दिख गया, ठीक है, ब्लू के साथ एक ग्रीन दिख गया, ठीक है, इस टाइप से कुछ लाइंस दिख रही हैं मुझे अलग अलग कलर्स की। ये जो स्पेक्ट्रम है इसे हम बोलेंगे लाइन स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे इसे हम लोग बोलेंगे लाइन स्पेक्ट्रम, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर लाइंस ही दिख रही है ना, ये अलग अलग लाइंस हैं, सबकी वेवलेंथ फिक्स है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 डॉट 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 लैम्डा है, ये हो गया। अब बैंड स्पेक्ट्रम कैसा होता है, फिर से एक ब्लैक बैकग्राउंड बनाते हैं अपन, है ना, फिर से एक ब्लैक बैकग्राउंड बनाते हैं, ठीक है, स्क्रीन बना लिया हमने। अब इसमें हमें जो कलर दिख रहे हैं वो बैंड के फॉर्म में दिखाई पड़ेंगे, है ना, ठीक है, जैसे एक मुझे येलो कलर्ड बैंड दिख गया, नहीं दिख रहा ना, कौन सा कलर ले लूं जो दिखेगा मुझे, व्हाइट कलर ले लेते, ये भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिखेगा क्या, ऑरेंज, ऑरेंज भी नहीं दिख रहा, अरे बाप रे, इसको फिर कैसे बनाए अपन, अपन को ऐसे ही बनाना पड़ेगा, बीच बीच में ब्लैक करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो हो क्या रहा है इसमें, एक ब्लैक सा बैकग्राउंड रहेगा, उसमें हमें अलग अलग कलर्स के बैंड दिखाई पड़ेंगे, जैसे मुझे ऑरेंज बैंड दिख गया, ठीक है, ऑरेंज के बाद फिर येलो बैंड दिख गया, ठीक है, इसके बाद फिर एक ब्लू बैंड दिख गया, ब्लू बैंड की थिकनेस थोड़ी ज्यादा थी, ठीक है, फिर मुझे ग्रीन बैंड दिख गया, ठीक है, बाकी सब ब्लैक है। तो इस बैंड का मतलब क्या है, इस बैंड का मतलब ये है कि इस बैंड के बीच में आप कोई अगर वैल्यू चूज करोगे लैम्डा की, वो सारी वेवलेंथ प्रेजेंट होगी, ठीक है, ये अपना डार्क बैकग्राउंड है, मतलब यहाँ कोई वेवलेंथ नहीं है, ठीक है, ठीक है बेटा। साक्षी कौन सी लैंग्वेज लिख रही तू, फ्रेंच जर्मन लिख रही है क्या, तुम लोग बैकग्राउंड में चैटिंग करते रहे तो ये तो मुझे पता है, ठीक है, समझ आया बेटा। बैंड का मतलब क्या है, जैसे ब्लू बैंड ले ले तो मैं बोल देता हूँ कि लैम्डा 1 से लेके लैम्डा 2 तक सारे वेवलेंथ प्रेजेंट है ना, या लैम्डा 3 से लैम्डा 4 तक सारे वेवलेंथ प्रेजेंट है, तो इसमें ये बोलते हैं बैंड्स, ये हो जाएंगे बैंड्स ऑफ वेवलेंथ्स, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि लैम्डा 1 इज इक्वल टू कितना है 5000 है, और लैम्डा 2 कितना है 6000 है, ऐसा बोल दिया मैंने, तो 5000 और 6000 के बीच की सारी वैल्यूज होंगी, जैसे मैं बोलूं कि क्या 5055.4297 प्रेजेंट है, आप बोलोगे यस प्रेजेंट है, 5012.3912 प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है, तो इन दोनों वैल्यूज के बीच की सारी वेवलेंथ प्रेजेंट होगी, इज दैट क्लियर। बोलो बेटा, क्लियर है सभी को, लाइन में एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है, बाकी सब डार्क है ना, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ दिखाई पड़ रही है, इसमें बैंड्स दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है, तो ये लाइन स्पेक्ट्रम है और ये बैंड स्पेक्ट्रम है, ठीक है। हमारा जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है वो एक लाइन स्पेक्ट्रम, मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था, अपना जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है क्या है वो, पहली बात तो वो एक लाइन स्पेक्ट्रम है, ठीक है, और वो एमिशन स्पेक्ट्रम है, ठीक है, और क्या है, तीन बातें बताई थी ना, हमारा जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है वो कैसा है, लाइन स्पेक्ट्रम है, एमिशन स्पेक्ट्रम है, और कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है,
इट्स अ डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है, इट्स अ डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या कह रहे हैं हम, व्हाइट बैकग्राउंड ही यूज कर लें? अच्छा आप लोग हाँ फिगर बनाने में यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, फिगर बनाने में यूज कर लो, बट एक्चुअल में ऐसा दिखता है तुम्हें, है ना, अगर तुम स्क्रीन पे देखोगे तो अंधेरा है, अंधेरे में कुछ व्हाइट ब्राइट लाइंस दिख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया सा पैटर्न दिखता है। अगर आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया हो, करोगे वैसे बीटेक फर्स्ट ईयर में, ठीक है, हमने भी किए थे, आप भी करोगे। ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बच्चे हैं इन लोगों को पढ़ाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में भी जो लोग जनरली कम्युनिकेशन सिस्टम्स पे काम करते हैं ना, ऑप्टिकल फाइबर्स वगैरह पे काम करते हैं, तो उनको बहुत सारे ऐसे ऑप्टिक्स एक्सपेरिमेंट्स कराए जाते हैं, है ना। एक फिनोमिनन होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जानते हो आप लोग? एक फिनोमिनन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या होता है उसमें, क्या होता है? अरे यार मेरी ब्रांच की पूछ रही है, सब हिस्ट्री हो गई, अभी तो तुम्हारे बारे में पूछना चाहिए मुझे, तुम कौन सी ब्रांच लेने वाले हो, ठीक है, बताओ बच्चों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? ग्लास स्लैब के अंदर रिफ्लेक्शन, हाँ काइंड ऑफ सही कह रहा है तू, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा लाइट रे पानी से रिफ्लेक्ट करती है। एक्चुअली होता क्या है, जैसे तुम्हारे घर में कितने लोगों के घर में ब्रॉडबैंड लगा हुआ है? ब्रॉडबैंड में भी ऑप्टिकल फाइबर वाला है, जैसे जियो फाइबर लगा हो, बताओ कितने लोग घर में जियो फाइबर लगा हुआ है? अब क्या पूछ रही है, हम लोग बहुत बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, रिपोर्टर नहीं पूछते वैसे। एयरटेल वाला है, ए म्यूट करो, कौन है ये, अजीब अजीब से साउंड निकाल रहा है। तो इसके जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, देखो बेटा, ये जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें होता क्या है, जैसे अगर आपके घर पे कनेक्शन है, दो चीजें हो सकती हैं, एक तो कॉपर वायर होगा, कॉपर वायर सिंपल होता है, दो वायर निकले रहते हैं इसमें से, है ना, दो वायर होते हैं, यही टेलीफोन में लग जाते हैं, यही कहाँ लग जाते हैं, यही हमारे इंटरनेट के राउटर में लग जाते हैं, ठीक है। बट अगर ऑप्टिकल फाइबर है, तो ऑप्टिकल फाइबर होता है तो आपने देखा होगा कि बहुत ही स्पेशल तरीके की मशीन लेके आता है वो कनेक्ट करने के लिए, और उसमें ऐसा कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, अच्छा इसमें लाइट फ्लो करती है, इसमें जो लाइट फ्लो करती है उसी की बात कर रहा हूँ कि मैं, उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसका मटेरियल ऐसा होता है कि लाइट की रे ये आई, ये इसके अंदर गई, फिर यहाँ से यहाँ गई और फिर यहाँ से यहाँ गई, ठीक है। तो ये जो लाइट है वो कभी ऑप्टिकल फाइबर से बाहर नहीं जाती, इस मटेरियल को डिजाइन ही ऐसे किया जाता है, ठीक है। तो ये जो फिनोमिनन होता है इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। मैंने एक बात और बताई थी बच्चों को कि दुनिया का जो भी इंटरनेट का डेटा है कैसे ट्रांसफर होता है, ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू होता है, होता है। तो ये जो फिनोमिनन है ये पूरी दुनिया के डेटा ट्रैफिक को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है, ठीक है, समझ आया सबको? ऑप्टिकल फाइबर्स एक ऐसा मीडियम है जिससे हम लोग पूरी दुनिया का इंटरनेट का डेटा ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ग्लास जैसे मटेरियल होता है ना, पॉलीमर होता है, ठीक है। अरे कलर कलर वो तो कॉपर वायर है, अगर तुमने ऑप्टिकल फाइबर देखा हो तो बिल्कुल ना ऐसे ट्यूब जैसा होता है, सफेद रंग का, व्हाइट कलर का, और अंदर ना देखो एक ट्यूब होगी, सिलिंड्रिकल ट्यूब होगी, इसके अंदर एक कंसेंट्रिक ट्यूब पड़ी होती है, और उसके अंदर एक बहुत पतला सा ऐसा ऑप्टिकल फाइबर होता है, बहुत ही पतला सा, ये निकलता है। इसको जोड़ने के लिए वो स्पेशल टाइप की मशीन लेके आता है ना, मशीन लाता है, उसमें अलाइनमेंट करता है, फिर जोड़ता है। तो पता नहीं आप लोगों को इतना क्यूरियोसिटी होती है नहीं होती, मुझे तो बहुत होती है, अरे देखें कैसे जोड़ रहा है ये, है ना। तो मैंने देखा था कुछ स्पेशल टाइप की मशीन लाया था, उसमें कनेक्टर रखा और ये वायर रखा, फिर अलाइनमेंट किया, कुछ तो उसमें कैमरे में दिखाता है, फिर उसने कनेक्ट किया इसको, ठीक है, समझे या नहीं? एग्जैक्टली, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू सेट अप दैट। चलो वापस आ जाओ,
कहने का मतलब है कि जो हम पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स वगैरह काम आती कहीं ना कहीं, है ना, किसी ने तो बनाया होगा ना ये वायर। वरना तुम सोचो ना, कॉपर वायर से अभी डेटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं, बहुत ही कम स्पीड आती, वीडियो क्लास ही नहीं हो पाती, वीडियो लेक्चर हो ही नहीं पाता। हाँ, अगर उस वायर को फोल्ड किया तो ऑप्टिकल फाइबर टूट जाता है। हाँ, बहुत ज्यादा फोल्ड किया तो टूट जाएगा, बट ऐसे थोड़ा बड़ा फोल्ड करने से नहीं होता है। आपने से रिंग बना लिया वायर के तो ब्रेक नहीं करता, ठीक है। चलो खैर, दोनों को लाइन स्पेक्ट्रम बैंड स्पेक्ट्रम समझ में आया? यस और नो? अच्छा, ये स्पेक्ट्रम क्यों दिखाई पड़ेगा? ये स्पेक्ट्रम क्यों दिखाई पड़ेगा? ये स्पेक्ट्रम दिखाई पड़ेगा जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा फिर डी एक्साइट होगा। ये क्यों दिखाई पड़ेगा? ये फिनोमेनन किसी मॉलिक्यूल में होता है जनरली, ठीक है। ये बैंड स्पेक्ट्रम कौन शो करता है? इट इज शोन बाय मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो लिख लेना ये बात, बैंड स्पेक्ट्रम इज शोन बाय मॉलिक्यूल्स, बैंड स्पेक्ट्रम इज शोन बाय मॉलिक्यूल्स। और लाइन स्पेक्ट्रम कैसे शो होता है? लाइन स्पेक्ट्रम इज शोन बाय एटम्स, ठीक है। इतना क्लियर है? अब सबसे लास्ट जो चीज बची है उसका नाम है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है? हमारे काम का नहीं है बट फिर भी बताया दे रहा हूं, ठीक है। देखो, ये हो जाएगा सेकंड टाइप, नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। नाम से पता लग रहा है कोई चीज एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो नोट करना बाकी है, एक मिनट रुक जाओ, ये मुझे मैं बता दूं फिर नोट कर लेना तुम, ठीक है। ये मैं बता दूं फिर नोट कर लेना। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? जैसे मान लेते हैं क्रिश अपना बच्चा है, ठीक है। क्रिश ने क्या किया, कंटेनर लिया, ठीक है। इस कंटेनर में इसने हाइड्रोजन गैस भर दी, किस फॉर्म में? एटॉमिक फॉर्म। H2 नहीं है, ध्यान रखना, हाइड्रोजन एटम्स हैं सारे, ठीक है। एक कंटेनर लिया, उसमें इसने हाइड्रोजन गैस भर दी। अच्छा, उसने क्या किया, इस पे व्हाइट लाइट गिराई। व्हाइट लाइट मतलब कौन कौन सी वेवलेंथ होंगी? व्हाइट लाइट का मतलब वो सारे वेवलेंथ प्रेजेंट होंगे, है ना, सारे वेवलेंथ प्रेजेंट होंगे, मतलब येलो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, सब सब वेवलेंथ प्रेजेंट है। बट मैं तुम्हें समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कितने वेवलेंथ दिखा रहा हूँ? 1 2 3 4 5, 5 वेवलेंथ दिखा दी मैंने तुम्हें, ठीक है, जस्ट समझाने के लिए। 5 गिरे। अच्छा, 5 वेवलेंथ गिरे, यहाँ से निकले कितने? यहाँ से सिर्फ 3 निकले, बाकी सब गायब हो गए। तो निकला λ1, λ3 और λ4, ये निकले, बाकी सारे वेवलेंथ गायब हो गए। तो अगर तुम इसका स्पेक्ट्रम देखोगे तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? जब तुम इसका स्पेक्ट्रम देखोगे तो व्हाट विल हैपन? मैं पूरा विबग्योर बना रहा हूँ, है ना, देखना एक बार सब लोग। वॉयलेट बना दिए, वॉयलेट, इंडिगो बना दो, इंडिगो बना दिया, ब्लू, ब्लू बना दिया, ग्रीन, ग्रीन बना दिया, येलो बना दिया, ऑरेंज बना दिया और रेड बना दिया। बन गया पूरा विबग्योर। यस और नो? ये पूरा विबग्योर बन गया, ये हमारा स्क्रीन है, ठीक है। इस स्क्रीन के ऊपर हम स्पेक्ट्रम देख रहे हैं। व्हाट विल हैपन? जो जो तुम्हारी वेवलेंथ यहाँ से गायब हुई, कौन कौन सी गायब हुई? λ2 गायब हो गई और λ5 गायब हो गई। उस λ2 और λ5 करस्पॉन्डिंग मुझे एक डार्क लाइन दिखाई पड़ेगी। समझ में आ रहा है? पूरा ब्राइट है, ब्राइट बैकग्राउंड है, उसमें जो जो वेवलेंथ गायब है, एक वेवलेंथ गायब है, उसके लिए मुझे यहाँ पे एक डार्क लाइन दिखाई पड़ेगी। मान लेते हैं ये λ2 था, ठीक है। और एक और वेवलेंथ बनाते हैं, बड़ा अच्छा नहीं बन रहा, मजा नहीं आ रहा, ठीक है। बेसिकली क्या होगा, एक वेवलेंथ मान लेते हैं यहाँ से गायब हो गई है, Z, इसकी वेट थोड़ी कम लेनी पड़ेगी, थिन चाहिए मुझे, है ना। ठीक है, ज्यादा कम होगी, मीडियम चाहिए, है ना, कंट्रोल Z।
एक वेवलेंथ ये हो गई जो गायब हो गई है, और एक वेवलेंथ यहाँ पर बना देते हैं। तो ये जो दो वेवलेंथ में दिखाई पड़ रहे हैं, है ना, ये जो दो वेवलेंथ हमें दिखाई पड़ रहे हैं, these will be the lost wavelengths, ठीक है। एक को लिख देते हैं अपन λ2 और एक को लिख देते हैं λ5। एक इसमें λ2 है, दूसरा इसमें λ5 है। समझ आया सबको? तो जहां जहां की वेवलेंथ गायब होंगी वहां पे एक डार्क लाइन दिख जाएगी। तो ये जो बना है इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इससे पहले से व्हाइट बैकग्राउंड था, व्हाइट बैकग्राउंड में जो जो वेवलेंथ है एब्जॉर्ब हो गई वो गायब हो जाएगी, ठीक है। सबको क्लियर है बेटा? बोलो। हाँ लिखना है, लिखना है, बिल्कुल लिखना है। मैं यहाँ पे एक नोट लिखवा देता हूँ, छोटा सा लिख लो। इन दिस केस dark lines are observed on a bright background corresponding to the wavelengths which are absorbed by the gas, which are absorbed by the gas। क्या जरूरी मैं हाइड्रोजन गैस लूं? जरूरी नहीं है, मैं कोई भी गैस ले सकता हूँ, ठीक है। क्या जरूरी मैं हाइड्रोजन गैस लूं? देयर इज नो नेसेसिटी, मैं कोई भी गैस ले सकता हूँ, ठीक है। अब नोट कर लो जो भी नोट करना है तुम्हें, ये नोट कर लो, लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम जल्दी से। हाँ मैं लिखवाता हूँ डेफिनेशन, डोंट वरी, ठीक है, मैं डेफिनेशन लिखवाता हूँ। Line spectrum shown by atoms. Here we see bright lines. We see on a dark background. Here we see bright lines on a dark background. These lines correspond to, these wavelengths correspond to the light emitted due to de-excitation of electron. ठीक है, लिख लो भी, डेफिनेशन लिख ली हमने। Here we observe bands of bright light, on a dark background. Full stop. These bands correspond to the energy released by the de-excitation of molecules. ठीक है, by the de-excitation of molecules। क्लियर है? अच्छा, इलेक्ट्रॉन ही एक्साइट होता है, अब उसी जैसे मैं बोलूँ इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में, तो आप ये बोल सकते हो एटम एक्साइटेड स्टेट में, है ना। वैसे यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में मतलब उसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है।
मतलब वो आयंस आयंस नहीं, समझे नहीं मेरी बात आप, है ना। जैसे कोई मॉलिक्यूल बना देते, कौन सा मॉलिक्यूल बना दो बता, H2 मॉलिक्यूल ही बना देते हैं, H लिया, दूसरा H लिया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा होगा, अगर हम क्वांटम मैकेनिकल एस्पेक्ट देखें तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ इस टाइप से होगा, है ना। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा क्लाउड के फॉर्म में मूव कर रहा होगा, ये होता है। ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये एज पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से। अब इसमें भी होता है, इसमें मॉलिक्यूलर एक्साइटेड स्टेट्स होते हैं, ठीक है। आगे पढ़ाऊंगा तुम्हें उन्हें, सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, पाई 2px, है ना, पाई 2py, इस टाइप से बोलते हैं। तो इनमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, एक्साइटेशन होता है या फिर डी एक्साइटेशन होता है। तो जब इनमें इलेक्ट्रॉन एक्साइट या डी एक्साइट होता है तो एक्साइट होने पे एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, डी एक्साइट होने से एनर्जी रिलीज करेगा। इसका बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है हैलोजेंस। जब आप हैलोजेंस में ऊपर से नीचे जाते हो तो कलर चेंज होता है हैलोजेंस का, है ना। क्यों कलर चेंज होता है, बिकॉज इसमें जो मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स हैं, है ना, केमिस्ट्री की भाषा में होमो और ल्यूमो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमो और ल्यूमो, उनके बीच का एनर्जी गैप कम होता है। बात समझ आ गई बच्चों। आप बोलोगे सर होमो ल्यूमो क्या है, तो मैं आगे पढ़ाऊंगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अभी के लिए इतना समझ लो। क्लियर है बच्चों को। तो मॉलिक्यूल एक्साइट हो रहे हैं या उनके अंदर के इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहे हैं। यहाँ पे एटम है अकेला, है ना, अकेला हाइड्रोजन एटम है, वो एक्साइट हो रहा है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। ये एक लेवल बना दिया, एक दूसरा लेवल बना दिया। ये न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर गया और वही जब ऊपर से नीचे आएगा क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। मतलब पूरी केमिस्ट्री में कहीं भी एनर्जी रिलीज हो रही है, कलर दिख रहा है तुम्हें तो समझ लो क्यों क्यों दिखेगा कलर, बताओ। पूरी केमिस्ट्री में तुम्हें कहीं भी कलर दिख रहा है, उसका क्या रीजन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है, वही इलेक्ट्रॉन जब डी एक्साइट होता है तो हमें कलर दिखाई पड़ता है। बस समझ में आ रही है बच्चों को। लिखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लिखो। बैंड स्पेक्ट्रम में एक्साइटेशन से नई रिलीज होती है एनर्जी कलर्स के फॉर्म में। तो वही तो बोला ना मैंने, एक्साइटेशन ना ना, एक्साइटेशन से एनर्जी रिलीज नहीं होगी, एक्साइटेशन में हमेशा अब्सॉर्ब होगी। समझ में आ रहा है। बैंड स्पेक्ट्रम में एक्साइटेशन क्या होगा, एनर्जी अब्सॉर्ब होगी, है ना, ठीक है। अच्छा तो तू ये कहना चाह रही है कि एब्जॉर्प्शन में भी बैंड स्पेक्ट्रम होना चाहिए, बिल्कुल होगा, है ना, मैंने लिखाया नहीं है, बट एब्जॉर्प्शन में भी बैंड स्पेक्ट्रम होगा, ये कंफर्म है। समझ पा रहे हैं ना सब लोग। तो उसमें क्या होगा, उसका इसका जो फिगर हमने ऊपर बनाया इसका जस्ट उल्टा बन जाएगा, है ना। ये बढ़िया क्वेश्चन पूछा तूने। ये जो हमने फिगर बनाया था ना इसमें इसमें कि डार्क बैकग्राउंड है, ऊपर ब्राइट लाइंस है, यहाँ उल्टा होगा, यहाँ ब्राइट बैकग्राउंड पे डार्क डार्क बैंड्स दिखाई पड़े, ठीक है। वो एक जैसा ही दिखेगा वैसे, है ना समझे या नहीं, बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा, बट यहाँ पे हम उल्टा बोलेंगे, हम बोलेंगे बाय ब्राइट बैकग्राउंड पे डार्क बैंड्स दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। समझे या नहीं, लिख लो लिख, बहुत ही बढ़िया, अच्छे बच्चे हो आप लोग, क्वेश्चन भी बढ़िया पूछते हो। देख फॉर्मूला मुझे बताना है, अगर मैंने ये फॉर्मूला बता दिया तो तुम्हें मैं फिर टेस्ट में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्वेश्चंस दे पाऊंगा। तो प्लीज सब लोग देखो, लिखना बंद करो,
सिर्फ देखो बोर्ड पे क्या पढ़ा रहा हूँ, है ना, देखो बोर्ड पे। क्वेश्चन क्या पूछा था उसने, पूछा था कि सर एब्जॉर्प्शन में बैंड मतलब ये यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो बैंड स्पेक्ट्रम नहीं हो सकता क्या? मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है ना, बट मैंने लिखवाया नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ, है ना, बैंड स्पेक्ट्रम हो सकता है एब्जॉर्प्शन में। आयुष लिख लिया जल्दी से, बाद में लिख लेना बेटा, पीडीएफ शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है, बाद में लिख लेना। सर मतलब ब्राइट बैकग्राउंड पे सिर्फ एक ही कलर होगा या सब कलर होंगे? व्हाइट लाइट वही है ना, मतलब अगर तुमने लाइट कौन सी गिराई उस पर डिपेंड करता है, तुमने सिर्फ येलो लाइट गिराई तो येलो कलर होगा सिर्फ, समझ रहे हैं ना, मतलब तुम यहाँ व्हाइट के बजाय येलो लाइट ले लो, अब येलो में भी एक वेवलेंथ नहीं होती है, करोड़ों वेवलेंथ्स होंगी, है ना, समझ रहे हैं ना, येलो में डार्क येलो, लाइट येलो और लाइट येलो और लाइट येलो, तो बहुत सारी वेवलेंथ्स होंगी ना। तो तुम्हें सपोज येलो लाइट चाहिए, येलो लाइट डाल दो, व्हाइट लाइट मत डालो, व्हाइट लाइट का मतलब सारे वेवलेंथ, है ना, व्हाइट लाइट का मतलब होता है पूरा विबग्योर, पूरे विबग्योर को मिला के हम लोग व्हाइट लाइट बोलते हैं, समझे? श्रेयस क्लियर है? डन, लिख लिया सबने? चलो ठीक। हाँ श्रेयस मुझे पता है, वहीं पास में ही रहता हूँ, ठीक है। अभी तो देखो, किसी को याद है हमने एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखा था? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बोर्स ऑर्बिट। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ, या फिर कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n2 टू n1, है ना, n2 का मतलब है n2 हायर ऑर्बिट है और n1 लोअर ऑर्बिट, ठीक है, समझ आया? देखो बोर्ड पे, सब बच्चे देखो, जैसे कोई एटम है ना, एटम है, उसके लेवल्स मैंने बना दिए, n इक्वल टू 1 बना दिया, n इक्वल टू 2 बना दिया, n इक्वल टू 3 बना दिया, डॉट 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 कहीं पे यहाँ पे n इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो हमारा जो ट्रांजिशन हो रहा है वो किसी n2 से n1 में हो रहा है। एक सेकंड होल्ड करना जरा, बैटरी जा रही है।
5.6 वाला नहीं, फुल वाला फॉर्मूला जो था, पूरा फॉर्मूला भयानक वाला। अपन ने, अगर तुम्हें याद हो, हमने एक फॉर्मूला लिखा था ना, 2 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर e टू पावर 4 अपॉन, ऐसा कुछ याद आ रहा है? एक बड़ा सा फॉर्मूला प्रूफ किया था। हाँ क्या था बताओ, देख के नोट्स देख के बताओ क्या लिखा था हमने उसको। देखो यार, कंट्रोल शिफ्ट टैब मैंने प्रूफ कराया ही था, तुम लोग को याद ही नहीं है। एक बड़ा सा फॉर्मूला लिखा था हमने, फ्रीक्वेंसी हो गया, फ्रीक्वेंसी से पहले ये रहा एनर्जी का फॉर्मूला, ये वाला, इस वाले फॉर्मूले की बात कर रहा था मैं। ई एन इज इक्वल टू माइनस का 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई टू पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। याद आया? ये हमारी एनर्जी थी nth ऑर्बिट में, ठीक है। दिस वाज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। याद आया? कौन सी एनर्जी? ये टोटल एनर्जी थी, है ना। दिस वाज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था। आपको सर इसकी क्या जरूरत है? आपको इसकी क्या जरूरत है? तो मैं इलेक्ट्रॉन को n2 से n1 में ट्रांजिशन करा रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन n2 से n1 में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो डेल्टा ई हो रही है। कितनी हो रही है? डेल्टा ई। अच्छा, ये जो डेल्टा ई है वो एच न्यू है या फिर एच सी बाई लैम्डा है? इसमें न्यू क्या है बेटा? न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिलीज फोटोन। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिलीज फोटोन। जो फोटोन निकल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी है। लैम्डा क्या है बताओ? व्हाट इज लैम्डा? रिप्लाई करो। Lambda is also the wavelength of released photon. It is the wavelength of released photon. बात समझ आ रही है बच्चों को? Nu is the frequency of released photon and lambda is the wavelength of released photon. अच्छा, फोटोन क्यों निकल रहा है बेटा? ये फोटोन क्यों निकल रहा है? रिप्लाई करो। बोलो बच्चों, ये फोटोन क्यों निकल रहा है? क्योंकि लाइट गिरी नहीं है, लाइट रिलीज हो रही है ना। लाइट रिलीज हो रही है, उसी लाइट का फोटोन है, ठीक है। तो ये जो डेल्टा ई दिख रहा है तुम्हें, ये एनर्जी रिलीज्ड है। डेल्टा ई क्या है? दिस इज द रिलीज एनर्जी ड्यू टू डी एक्साइटेशन। दिस इज द रिलीज एनर्जी ड्यू टू डी एक्साइटेशन। इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है, इसको हम बोलेंगे डी एक्साइटेशन, और इस डी एक्साइटेशन प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है। बात समझे या नहीं समझे?
अरे मैंने कैलकुलेशन कुछ किया ही नहीं दादा, कुछ कैलकुलेशन नहीं किया। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर लेवल से लोअर लेवल में आ रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी। अच्छा, जब बच्चों को समझ नहीं आता तो मैं उन्हें कुछ पुरानी कहानियां सुनाता हूँ, जो कहानियां हम ऑलरेडी सुन चुके हैं। ठीक है, क्या कहानियां हुई थी? ये देखो ध्यान से, पुरानी बातें याद करो। द एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जीज ऑफ द टू ऑर्बिट्स वेयर एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अगर नीचे से ऊपर गया, 1 से 4 गया, तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी। जब इलेक्ट्रॉन 3 से 1 में आया था, ये इक्वल टू 3 है और ये इक्वल टू 1 है, जब इलेक्ट्रॉन 3 से 1 में गया तो क्या होगा? हायर लेवल से लोअर में आया, एनर्जी रिलीज हुई है। क्लियर है? बोलो बच्चों। अच्छा, जब एनर्जी रिलीज होती है तो डेल्टा ई क्या होता है? इन दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होता है। ये पॉइंट हमने लिखा था बोर्स मॉडल में, थर्ड पॉइंट, रिमेंबर? नहीं लिखा था? नहीं याद है तो फिर से पढ़ लो एक बार। अब समझ आया मैं क्या बता रहा हूँ वहां पे? सभी को याद आया? कुछ पुरानी यादें ताजा कर रहे हैं हम लोग, है ना? तो बेसिकली मैं यही बताना चाहता हूँ अपने बच्चों को कि जब इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल में आता है तो एनर्जी रिलीज होती है। डेल्टा ई की वैल्यू कितनी होगी बताओ? डेल्टा ई की वैल्यू हो जाएगी कितना, बोलो? कौन सा ले ले पहले? ई एन वन पहले ले लो, ई एन वन, ई एन वन बाद में लो, ई एन टू माइनस ई एन वन ले लो। ठीक है, समझ में आया ना? क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना? और ये वाली वैल्यू बड़ी होती है तो यहाँ पे हमें डेल्टा ई पॉजिटिव मिल जाएगा। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए बेसिकली। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे नहीं सर समझ नहीं आया, तो मैं बोलूंगा मॉड लगा दो, मैं बोलूंगा मॉड लगा दो। ठीक है, चालेल? इतना क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन अगर N2 से N1 में आ रहा है तो डेल्टा ई कितना होगा? E n2 माइनस En1 होगा। होगा? बोलो जल्दी से। चलो En2 की वैल्यू डालते हैं। अच्छा, आप कहोगे सर ये इतना भयानक फॉर्मूला क्यों लिखा जब काम सीधे सीधे चल रहा था? तो मुझे कुछ बताना है इसलिए मैंने लिखा है। ठीक है, मैं एक्चुअली एच की वैल्यू डिराइव करके दिखाना चाहता हूँ तुम्हें। तो डेल्टा ई को लिख सकते हैं हम लोग, En2 कितना हो जाएगा? माइनस का 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e टू पावर 4 अपॉन h स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा अपॉन n1 स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस है, फिर से माइनस लगा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। खाली मैंने यहाँ एक बार n1 रख दिया, एक बार n2 रख दिया है, ये h था। ठीक है, तो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e टू पावर 4 अपॉन h स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा n2 स्क्वायर। हो जाएगा, ये n2 था, सॉरी, यहाँ n2 का यहाँ n1 होगा, उल्टा लिख दिया मैंने। n2 स्क्वायर ये हो जाएगा n1 स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ से डेल्टा ई कितना आ जाएगा? 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e टू पावर 4 अपॉन h स्क्वायर ब्रैकेट में इंटू जेड स्क्वायर भी कॉमन ले लो, इंटू जेड स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर हो जाएगा 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक, क्लियर है? अच्छा, डेल्टा ई कितना है? डेल्टा ई एच सी बाय लैम्डा है, तो जाएगा 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e टू पावर 4 अपॉन h स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको एचसी को नीचे भेज देते हैं, तो यहाँ से जाएगा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e टू पावर 4 अपॉन ये हो जाएगा h क्यूब c इंटू जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है, ये जो बहुत भयानक सा एक्सप्रेशन दिख रहा है इसको हम बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं?
दिस थिंग इज कॉल्ड रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। बात समझ में आ गई? इसको बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। तो लिख देंगे इसको, यहां से क्या हो जाएगा, 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर एच लिख देंगे, या आर लिख दो सिंपली, इंटू जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट आता है। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? ये फॉर्मूला हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, जहां पे आर जो है वो रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या ये रिडबर्ग कांस्टेंट? ठीक है। अच्छा, आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू होती है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, या 1/r की वैल्यू कितनी होती है 911.5 एंगस्ट्रॉम। आप बोलोगे सर एक वैल्यू बता दी तो दूसरी वैल्यू बताने की क्या जरूरत है? मैं बोलूंगा कि भैया हम केमिस्ट्री वाले आलसी लोग हैं और हमें टाइम बचाना होता है एग्जाम में, है ना? ठीक है, तो हमें टाइम बचाना हो तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू याद रखेंगे, और जैसे क्वेश्चन आएगा, चाहे आर डालना हो चाहे 1/r डालना हो, सीधे वैल्यू पुट की और आंसर निकाल दिया। इससे हमारे 3-4 मिनट बच जाएंगे, कैलकुलेशन वाला टाइम बच जाएगा। समझ आ रहा है सबको? इसमें सब कॉन्स्टेंट्स है। पाई 3.14 है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9 × 10⁻31 kg, के है 9 × 10⁹, ई है 1.6 × 10⁻19 कूलम्स, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, सी स्पीड ऑफ लाइट है। तो सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू डाल दी। क्या ये बात क्लियर है? बोलो बच्चों, याद रहेगा? अच्छा, ये लैम्डा क्या चीज है वो समझ में नहीं आया मुझे। व्हाट इज दिस लैम्डा थिंग? बताओ भाई, साक्षी, लैम्डा क्या है? साक्षी, करण, श्रेयस, ओम, सारे बच्चे बताओ। कुछ हमारे बच्चे बोलते ही नहीं है, अनिकेत, अंकित, अपूर्वा, अवधूत, आयुष, धीरज, चैतन्य, दिया, गौरी, रिप्लाई नहीं करते हैं आप लोग। जल्दी से रिप्लाई करो। श्रावणी, सोहम, वैष्णवी, विनय। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, लैम्डा वेवलेंथ क्या है, किसकी वेवलेंथ है? मेरी, सुमित सर की वेवलेंथ है ये। लैम्डा जो है वो सुमित सर की वेवलेंथ है ना। वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन, वेरी गुड, है ना। लैम्डा क्या है? लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ एमिटेड लाइट। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ एमिटेड लाइट। ठीक है, जो एनर्जी निकल रही है उसकी वेवलेंथ है। क्यों निकल रही है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन n2 से n1 में आ रहा है। ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन भाई है। इलेक्ट्रॉन भाई जब n2 से n1 में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, क्लियर है? एक छोटा सा और फॉर्मूला लिखवाना है। देखो, ये फॉर्मूला कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमने ऑलरेडी ये सब फॉर्मूले लिखे हुए थे, उसी को डिफरेंट फॉर्म में लिख दिया, दैट्स ऑल, है ना। डेल्टा की टर्म कॉपी मत करो, घर से कॉपी कर लेना। मुझे एक चीज बता लेने दो बस। जैसे अगर तुम, किसी ने बोला सर क्यों इतना बड़ा फॉर्मूला लिख रहे हो, हमें पता है डेल्टा ई क्या होता है, 13.6 होता है ईवी में। जेड स्क्वायर लिख दो, अंदर लिख दो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये मैंने छोटा वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, ये मैंने छोटा वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। तो ये भी कुछ कांस्टेंट ही आ रहा है। ये जो कांस्टेंट आ रहा है इसको बोलते हैं रिडबर्ग एनर्जी, है ना। ये जो तुम्हें छोटा सा कांस्टेंट दिख रहा है, दिस थिंग, दिस इज कॉल्ड रिडबर्ग एनर्जी। कभी एग्जाम में पूछ लें आपसे रिडबर्ग एनर्जी क्या है, तो रिडबर्ग एनर्जी कितनी होगी? ये हो जाएगी 13.6 ईवी, या इसी को बोलते हैं 2.18 इंटू 10⁻18 जूल्स। ठीक है, उसको रिडबर्ग एनर्जी बोलते हैं। क्लियर है सब बच्चों को? ऑफ कोर्स ये जो आंसर आ रहा है वो ईवी में आ जाएगा, है ना। ये जो आंसर आ रहा है वो ईवी में आ जाएगा। श्रेयस कुछ कह रहा है मेरे से, क्या कह रहा है श्रेयस? क्लियर है बेटा सबको? समझ आया? मैंने कोई नया फॉर्मूला डिराइव नहीं किया, मैंने एक फॉर्मूला जो दिया था ई का, उसी को डेल्टा ई के फॉर्म में लिख दिया है, en2 माइनस en1। चलेगा? तो मुझे ये मिल गया कि जो वेवलेंथ रिलीज हो रही है ना, या जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसकी वेवलेंथ कितनी है, नहीं मिल गया। आपसे सपोज फ्रीक्वेंसी पूछता, आप सी इक्वल टू न्यू लैम्डा लगा देते, है ना। आप सी इक्वल टू न्यू लैम्डा लगा देते तो वहां से फ्रीक्वेंसी निकल आए। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइड में कहीं पे,
फॉर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन यूज c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ठीक है, तो न्यू कितना आ जाएगा, न्यू आ जाएगा c अपॉन लैम्डा। तो जो लाइट रिलीज हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी भी आ गई, उसकी वेवलेंथ भी आ गई। ठीक, इतना क्लियर है। एक छोटा सा क्वेश्चन दूंगा मैं अपने बच्चों को, क्वेश्चन लिख लो जल्दी से। कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड in electron volts when electron jumps from when electron jumps from n2 is equal to 3 to n1 is equal to 1 in a hydrogen atom। ठीक है, आपको बताना है कितनी एनर्जी रिलीज होगी अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 से 1 में जंप करे। तो n2 दिया है, n1 दिया है ना, सीधे फॉर्मूला यूज कर लो। तो जगह डेल्टा E इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चों को डाउट रहता है n1 किसको ले n2 किसको ले। तुम किसी को भी ले सकते हो, वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, है ना। तो जनरली हम क्या लेते हैं, n2 बड़ा ले लेते हैं और n1 छोटा ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि अगर n1 छोटा होगा तो ये नंबर बड़ा होगा, जब ये नंबर बड़ा होगा तो ओवरऑल ये नंबर पॉजिटिव आएगा। क्योंकि मुझे सिर्फ इंटरेस्ट है एनर्जी के मैग्नीट्यूड में, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द एनर्जी, क्योंकि मुझे पहले ही पता है एनर्जी रिलीज हो रही है, राइट। ओम क्या कर रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू hc बाय डेल्टा ई। हाँ तो वही तो यूज किया ना मैंने, डेल्टा इक्वल टू hc बाय लैम्डा यूज किया ना, सेम चीज तो यूज की है। डेल्टा ई की वैल्यू डाल दी बस, डेल्टा ई को समथिंग इनटू जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर लिख दिया, है ना। जो तू बोल रहा है मैंने वही रिलेशन यूज किया है। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो डेल्टा ई कितना हो जाएगा, ये जगह 13.6 हाइड्रोजन एटम है जेड स्क्वायर 1 स्क्वायर हो जाएगा, 1 अपॉन n1 स्क्वायर इज 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 13.6 इंटू 1 ब्रैकेट में हो जाएगा 9, है ना। तो 9 माइनस 1 8 बाई 9 जगह 13.6 इंटू 8 अपॉन 9 मल्टीप्लाई कर लो। 9 कम 9, 9 पीछे 45, 9 कम 9, 8 कम 8, 12.08 EV आ रहा है ये आंसर आ जाएगा। समझे बेटा। तो जब इलेक्ट्रॉन 3 से 1 में डी एक्साइट होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन जब 3 से 1 में डी एक्साइट होगा तो 12.08 EV एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर है। आर की वैल्यूज लर्न करनी है, हाँ भाई आर की वैल्यूज तो लर्न करनी पड़ेगी, है ना। ये 2 आर की वैल्यूज लर्न करनी है ना, देख लेते हैं यहाँ पे। लर्न कर लिया तो अच्छा है, नहीं किया एग्जाम में दे भी देते, कई बार नहीं देते, नहीं दिया तो फिर पेन हो जाएगा फिर लाइफ में, पेन हमें चाहिए नहीं। 4 मार्क्स की बात है, 4 मार्क्स में हमारी ब्रांच जो है वो मेटलर्जी से कहाँ पहुंच जाएगी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पहुंच जाएगी। ठीक है, वेवलेंथ फिक्स रहेंगे तो ही लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा। सही कह रहा है, वेवलेंथ फिक्स होने चाहिए ना, है ना। वेवलेंथ की वैल्यू फिक्स होंगी तभी तो लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा। तो ये लर्न करना है मुझे। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज 3 ट्राई करना आप लोग, इंटेक्स 3 नहीं होगी तो मैं क्लास में कराऊंगा, फिर चलेगा। इंटेक्स 3 ट्राई करना, नहीं हुआ तो मैं कराऊंगा क्लास में। ये नोट कर लेना, मैं पीडीएफ अभी तुरंत भेज रहा हूँ आपको। ठीक है, सब बच्चे ये नोट कर लेना। एक्सरसाइज 1 2 3 तीनों करनी है ना। अच्छा एक्सरसाइज 1 से, एक्सरसाइज 1 अभी मत करो, अभी मुझे पढ़ा लेने दो पूरा, फिर करना एक्सरसाइज 1। ठीक है, क्वेश्चंस मैं अगली क्लास में खुद कराऊंगा, खुद से क्वेश्चंस कराऊंगा, थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, उसके बाद एक्सरसाइज 1 करेंगे अपन। ठीक है, तुम वैसे फ्री हो, तुम्हें लगे सही है मैंने पढ़ा दिया कॉन्सेप्ट तो कर सकते हो जाएंगे क्वेश्चन आराम से। ठीक है, आपसे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ठीक है, बाय एवरीवन।